क्या 2024 में हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या फिर यूं ही हम हाथ मलते रह जाएंगे? क्या मिडिल क्लास के खून पसीने के कमाए हुए पैसे जो वो साल भर टैक्स भरते हुए निकाल देते हैं, क्या उन्हें इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा या ये गरीबों और अमीरों के हित में चला जाएगा? क्या इस साल किसानों की फसल अनसर्टेन वेदर के चलते खराब हो जाएंगे? क्या हमारे पैसे किसी वेस्ट प्रोजेक्ट में चल जाएंगे? अगर इन सभी सवालों का जवाब जानना है तो हमें बजट देखना होगा। और इलेक्शन, जी हाँ इलेक्शन, इस साल बहुमत ना मिलने के कारण क्या 2024 बजट पे इसका कुछ असर पड़ा है या नहीं, ये भी हमें जानना है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज आद्या प्रगति। आज हम बजट 2024 पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2024 का पूरा बजट प्रेजेंट किया। जैसे कि आपको याद होगा कि फरवरी इलेक्शन की वजह से इंटरिम बजट प्रेजेंट किया गया था और कल 23 जुलाई 2024 को फुल बजट प्रेजेंट किया गया है। लेकिन बजट पर डिस्कशन करने से पहले चलिए जाने कि कल क्या हुआ। बजट को पार्लियामेंट में सुबह 11 बजे पर प्रेजेंट करना था। इससे पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को बजट ब्रीफ किया, जहां प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही और चीनी खिलाकर गुड लक विश किया। बजट हर सिटीजन के लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट पैसा कैसे कलेक्ट करती है और कहां स्पेंड करती है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि फंड्स ट्राइब्स, वुमेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस एटसेट्रा में कैसे एलोकेट किए जाते हैं और गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज को भी समझाने में मदद करता है। इंटरिम और फुल बजट के टर्म्स में इंटरिम बजट इलेक्शन से पहले प्रेजेंट किया जाता है क्योंकि आउटगोइंग गवर्नमेंट सिर्फ एक पार्ट ऑफ द ईयर के लिए बजट पर प्रपोज कर सकती है। फुल बजट न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपनी शुरुआती स्पीच में 4 ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया, जो कि पुअर, विमेन, यूथ और फार्मर्स थे। उन्होंने सबसे बड़ी इशू जो कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए 5 स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जिनका टोटल आउटले 2 लाख करोड़ है। तो क्या इस साल इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? उन्होंने बताया कि बजट का थीम एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिडिल क्लास है। इसमें स्किलिंग का मतलब कि देश में जो लोगों के पास डिग्री है बट एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट स्किल्स नहीं है, और गवर्नमेंट का फोकस स्किल डेवलप करने में है ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। मिडिल क्लास के लिए स्लैब रेट में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, और एमएसएमई पे ज्यादा इन्वेस्ट करने का प्लान है। आइए जानते हैं इलेक्शन का बजट पे क्या असर पड़ा। इस बार बीजेपी बहुमत से नहीं जीती। एनडीए सरकार बनी जिसमें बिहार से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आंध्र प्रदेश से एन चंद्राबाबू नायडू की पार्टी टीडीयू ने मिलकर सरकार बनाया। तो क्या इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा? बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेजेस भी इंक्लूड किए गए हैं। बिहार के लिए 26,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, जिनमें रोड प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेस, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात की गई है। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट कैपिटल सिटी बनने के लिए किया गया है। स्टेट के डिवीजन के बाद के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए किया गया है, पर इन्हें डायरेक्ट स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कह सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने पूर्वोदय प्लान लॉन्च किया है, जिसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जा सके। आइए अब बात करते हैं बजट प्रायोरिटीज, जो कि भारत विकसित प्रायोरिटीज भी कहा गया है। वो 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग, inclusive development of human resource and social justice, manufacturing and services, urban development, energy security, infrastructure, innovation, research and development और next generation reforms। ये पूरा बजट इन्हीं 9 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला, एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट
एग्रीकल्चरल रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करने का प्लान कर रही है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने के लिए एक नए न्यू नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी स्टैब्लिश कर रही है, जैसे ऑयल सीड्स में सेल्फ सफिशिएंसी और क्लाइमेट रेसिस्टेंट क्रॉप पर फोकस करने का प्लान है। पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के तहत अगर आप अपने रूफटॉप पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं तो सरकार आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। हर महीने आपको 300 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमें देखना होगा कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कितना इन्वेस्ट करती है। इंटरिम बजट जो फरवरी में रिलीज हुआ था, उसमें सरकार ने 11.11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का ऐलान किया था और ये अमाउंट अब भी बरकरार है। करेंट फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए सरकार ने 11.11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का योजना बनाया है, जो जीडीपी का लगभग 3.4% है। ये अच्छा है क्योंकि अगर आप 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर काफी कम था। 5 साल पहले सरकार ने 3 से 5 लाख करोड़ ही खर्च किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो बढ़कर अब 11 से 12 लाख करोड़ हो गया है, जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन में भी बजट का क्रूशियल रोल है। रीसेंट फ्लड जो कि आसाम में आया था, उसे ज्यादा अटेंशन नहीं मिला। सरकार फ्लड मैनेजमेंट पर काम करेगी और इरिगेशन और रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 11,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करेगी। हिमाचल प्रदेश में रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन के लिए स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जहां लोग रीसेंट फ्लड की वजह से बेरोजगार हो गए। टूरिज्म सेक्टर जो देश के इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर इन गया और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर को भी डेवलप किया जाएगा। बिहार में कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव अंडरटेक किए जाएंगे ताकि विजिटर्स को फैसिलिटेट किया जा सके। उड़ीसा में सीनिक ब्यूटी टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स और क्राफ्ट को प्रमोट किया जाएगा टूरिज्म बूस्ट करने के लिए। अब आती है इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट की बात। सरकार एक नेशनल रिसर्च फंड क्रिएट कर रही है जो बेसिक रिसर्च और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगी। प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च और इनोवेशन को भी फर्दर इनकरेज किया जाएगा और इसके लिए 1 लाख करोड़ एलोकेट किया जाएगा। स्पेस इकोनॉमी भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको अटेंशन मिलेगा। स्पेस इकोनॉमी के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड एस्टैब्लिश किया जाएगा जो 1,000 करोड़ के आसपास होगा। ये फंड स्पेस इकोनॉमी को प्रमोट करने में मदद करेगा। अगला पॉइंट है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म का आइडिया ये है कि सरकार एक ऐसा रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने वाली है जो लैंड रिकॉर्ड्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकता है, चाहे वो रूरल एरियाज हो या अर्बन एरिया। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में एमएसएमई और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कुछ इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किए हैं। एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च हुई है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई को सपोर्ट करेगी और एक नया असेसमेंट मॉडल भी एमएसएमई क्रेडिट के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। मुद्रा लोन्स का लिमिट भी अब 20 लाख तक बढ़ गया है अंडर तरुण कैटेगरी और स्ट्रेस पीरियड में एमएसएमई के लिए डेडिकेटेड क्रेडिट सपोर्ट्स भी है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए एक नया स्कीम भी है जो 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी, जिससे अगले 5 सालों में 1 करोड़ इंटर्नशिप क्रिएट होंगी। इंटर्न्स को 5,000 पर मंथ अलाउंस और 6,000 का वन टाइम असिस्टेंस भी मिलेगा। तो ये थे हमारे 9 प्रायोरिटीज जो 2024 के बजट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए अब जानते हैं स्टॉक मार्केट पे बजट का क्या असर पड़ा है। बजट के अनाउंस होते ही स्टॉक मार्केट पे भारी गिराव देखी गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अब बढ़कर 10% से 12.5% हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक स्टॉक को 1 साल से ज्यादा होल्ड किया
तो 1 लाख रुपीस के ऊपर का प्रॉफिट 12.5% टैक्स लगाएगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT भी डबल हो गया है, जो कि अब 0.01% से बढ़कर 0.02% हो गया है। ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफी कॉस्टली है, जो दिन भर मल्टीपल ट्रांजैक्शन करते हैं। बजट से स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पे काफी इम्पैक्ट पड़ा है। डीमैट अकाउंट्स की ह्यूज राइज को देखकर गवर्नमेंट ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये डिसीजन लिया है। फाइनेंस मिनिस्टर और RBI गवर्नर के स्टेटमेंट्स से पता चलता है कि नए ट्रेडर्स प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं हैं, इसलिए टैक्स इंक्रीज किया गया है। अब आते हैं नए टैक्स रजीम पे और उसे कंपेयर करते हैं पुराने टैक्स रजीम पे। ये है नए स्लैब रेट और ये है पुराने स्लैब रेट। पहले स्लैब में 0 से 3 लाख पर दोनों रिजीम में कोई टैक्स नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। फिर पुराने रिजीम में 3 से 6 लाख तक 5% का टैक्स लगता है, जबकि नए रिजीम में 3 से 7 लाख पर 5% का टैक्स लगता है। मतलब नए रिजीम में एक्स्ट्रा 1 लाख पर 5% का टैक्स लगेगा। अगले स्लैब में पुराने रिजीम में 6 से 9 लाख पर 10% का टैक्स था, जबकि नए रिजीम में ये 7 से 10 लाख पर 10% का टैक्स है। मतलब नए रिजीम में 7 से 10 लाख का स्लैब कवर हो रहा है। फिर 9 लाख से 12 लाख पर पुराने रिजीम में 15% टैक्स था, नए रिजीम में ये 10 से 12 लाख पर 15% का टैक्स है। ये भी थोड़ा डिफरेंट है। दोनों रिजीम में 12 से 15 लाख पर 20% का टैक्स लगता है, ये सेम है। और 15 लाख के ऊपर के इनकम पे दोनों रिजीम में 30% का टैक्स लगता है, ये भी सेम है। अगर आपका इनकम 6 लाख से 10 लाख के बीच है तो करंट रिजीम में लोअर टैक्स रेट का फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर आपके पास सिग्निफिकेंट डिडक्शन और एग्जेम्पशंस हैं, तो जैसे HRA, LTA एटसेट्रा, तो प्रीवियस रिजीम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये डिडक्शन करंट रिजीम में कंसिडर नहीं होते। चूजिंग बिटवीन ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। अगर आपके पास सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट और एलिजिबल एक्सपेंसेस हैं जो डिडक्शन के रूप में क्लेम किए जा सकते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच प्रेफर करते हैं विथ लोअर टैक्स रेट और मिनिमम डिडक्शंस, तो नया रिजाइन बेटर चॉइस हो सकता है। दोनों टैक्स रिजीम के कुछ अपने फायदे और नुकसान हैं। किसे चूज करना है ये आपके इनकम और एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है। इस साल के बजट को देखने के बाद ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि इस साल एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की संभावना है, पर इस साल भी मिडिल क्लास अपने खून पसीने के कमाए हुए पैसे टैक्स भरते और अमीरों और गरीबों पे इन्वेस्ट होते हुए देखेगी। ट्रेडर्स लास्ट ईयर से ज्यादा टैक्स भरेंगे और हमारे पैसे बिहार और आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट में यूज होंगे। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो गवर्नमेंट इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, MSME, स्टार्टअप, टैक्स रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर पर मेन फोकस की है। आपको क्या लगता है ये कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।